से उनको क्लियर कर दिया है। सर कुछ और कमोडिटीज़ के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो क्रूड के बारे में बात कर लेते हैं। जितनी भी ग्लोबल टेंशन्स हुई सर, उम्मीद की जा रही थी कि तेल के जो दाम हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन 2025 में ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया है। 2026 में सर क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी क्रूड से? देखिए, क्रूड एक ऐसा एक सेंसिटिव बोल सकेंगे, जब भी आप कमोडिटीज देख रहे हो तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट होने वाला कमोडिटी जो है वो है क्रूड। सो एनर्जी में काफी एक पावर रहता है, उसी तरीके से वो इम्पैक्ट भी उसी तरह से दिखाता है उसका उसका खुद का। तो यहाँ पे देखेंगे इसराइल की वहाँ पे भी जो भी फाइट टेंशन जो होती हुई रहेगी, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर सबसे पहले इम्पैक्ट गिरा हुआ था। और जब भी ओपेक नेशन एक साथ आके कोई भी एक डिसीजन लेते हैं तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो आपको वॉलेटिलिटी के साथ में मार्केट में देखने के लिए मिलता है। तो अभी फिलहाल जो सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ पे 5500 का लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट में कंटिन्यू बेसिस के ऊपर सेलिंग दिखी थी। तो अभी फिलहाल 5000 का एक अच्छा सपोर्ट बना है, तो 5200 का एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट में बाउंस बैक किया हुआ है। तो फिलहाल 57 के नजदीक में प्राइस शुरू है फिलहाल। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई बिन 58-50 जो फिलहाल के लिए प्राइजेस के आसपास आता है मार्केट, तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए फरवरी क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट की। और यहाँ पे 57-40 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 6000 60,000 6060 से लेके 6070 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो क्रूड में अब आपको सर ने बता दिया है कि अगर आप अपॉर्च्युनिटी देख रहे हैं, तो किन टारगेट्स को आप कंसीडर करके चल सकते हैं। इस दौरान जब सिल्वर के बारे में डिस्कशन हो रही थी सर, तो उसी दौरान जो है वो थोड़ा-सा बगल से वहाँ से कॉपर भी निकला है। वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो बढ़ती हुई हमें लगातार दिख रही है। अब कॉपर जो है क्या एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी बनाता हुआ नज़र आ रहा है आपको? नहीं, अब कॉपर को हम लोग क्लोजली देखेंगे तो इसका जो प्रोडक्शन वाइज जो है वो काफी इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पे प्रोडक्शन काफी हेविली है और फिलहाल डिमांड जो है उसी समय से है, लेकिन दोनों का रेशियो देखने को लेंगे डिमांड एंड सप्लाई का, उसमें थोड़ा सा मिसमैच है यहाँ पे। तो डिमांड जो है वो प्रोडक्शन के सामने काफी अच्छी तरीके से डेवलप होके आ रही है। तो समवेयर जिस जिस तरह से डिमांड फिलहाल है वो वहां पे प्रोडक्शन जम रहा है, वो प्रोडक्शन जो है करीबन आपका 2027-28 के रेंज के हिसाब से काफी अच्छा खासा है। और डिमांड जो है थोड़ा सा स्लो डाउन होते हुए दिखी है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा बैरियर देखने के लिए मिल रहा है कि जो कॉपर का एक रिप्लेसमेंट भी आने वाले समय में हो सकता है, विच इज एल्यूमिनियम। तो समवेयर एक एल्यूमिनियम और कॉपर में से कौन सा फिलहाल के लिए बाजी मारेगा, वो देखने के लिए क्लोजली आपको वॉच करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो प्राइसेस चल रही है वो करीबन 1239 के आसपास आता है, तो यहाँ पे आपको बाइंग करना चाहिए। 1235 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 1240 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे कॉपर में फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, यहाँ पर सर थोड़ा-सा अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे, यहाँ पर हमने गोल्ड, सिल्वर की बात करी है, कुछ मेटल्स को भी डिस्कस किया गया है। थोड़ा हम ये समझना चाहेंगे सर, अगर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करना है, तो किस रेशियो में कौन-कौन से ऐसे कमोडिटी है जिसको प्लेस किया जा सकता है? सबसे पहले तो आप जब स्पेशस मेटल का बात करें तो स्पेशस मेटल का राइट प्रोपोर्शन जो रहता है मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो एटलीस्ट 5% टू 7% आपका होना चाहिए। और सपोज आप कोई मेटल के बारे में बात कर रहे हो तो मेटल का भी प्रोपोर्शन लेना चाहिए, तो दैट्स 7% टू 8%। गोल्ड सिल्वर का है तो यहाँ पे 3% तो एटलीस्ट आपका मेटल होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 10% जो आपका कमोडिटी के पास से इंस्पायर होना चाहिए। 20% जो आपका ETF होना चाहिए, और बाकी जो 70% है इट शुड बी कम फ्रॉम द इक्विटी। सो ये प्रोपोर्शन में आप करोगे तो सपोज कहीं पे भी कोई भी मेटल जो है वो इम्पैक्टफुल रहता है जब भी उसका रॉ मटेरियल सही तरीके से उसको मिलता रहेगा। तो हर एक इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है विच इज अ कमोडिटी, वो सही तरीके से वहां से पैन आउट होती है, उसका प्रोडक्शन भी सही समय से हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका प्रोडक्शन भी होगा और उसी तरह से उसका डिमांड भी फुलफिल होते रहेगा इन अ जनरल टर्म। तो इसको सही तरीके से हम लोग देखेंगे तो ये 10 और 9 के हिसाब से हम लोग देखेंगे, तो आपको 100 वाइज इसको डिवाइड करके नहीं देखेंगे तो 30% जो है आपका कमोडिटी के थ्रू होना चाहिए और 70% जो है आपका इक्विटी थ्रू होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या आइडियल एलोकेशन रखनी है अपने पोर्टफोलियो में कमोडिटीज़ की, वो सर ने आपको बता दिया। सर एक थोड़ी-सी चीज़ हम ये भी समझना चाहेंगे कि जब किसी भी कमोडिटी के जो फंडामेंटल्स हैं, उसमें जब चेंजेज़ आते हैं, लाइक अभी बहुत सारे क्वेश्चन्स ये भी आए हैं कि क्या हम फर्दर जो है वो फंडामेंटल्स चेंज होते हुए देखेंगे? क्या वहाँ पर फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलेगा? क्या ऐसे में अगर हम एक गोल्ड और सिल्वर को प्लेस कर रहे हैं, तो क्या इन फंडामेंटल्स के साथ-साथ वो रेशियो भी चेंज होता रहता है?
ये रेशियो डेफिनेटली चेंज होंगे। जैसे अभी मैंने कहा था कि जब ये गए अप्रैल में ये फेड चेयरमैन के पास से और उसी के समय पे यूएस के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने शुरुआत की थी कि सभी जगह पे टैरिफ की बात शुरू थी। उसी समय पे आपके रेट कट भी हो रहे थे और इसका सारा इम्पैक्ट जो है सबसे सेंसिटिव पार्ट जो है वो कमोडिटी ने लिया हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने मिली। सबसे पहले निट डाउन जो हुआ है वो है एनर्जी पैक, उसके बाद में आपका स्पेशस मेटल जो है आपका अच्छी खासी बाइंग दिखी हुई है। उसी समय पे आपका ईटीएफ भी एंटर हुआ है। तो ये सारे सारे जो रेशियो जो है मिसमैच होते ही रहेंगे बिकॉज़ ऑफ द इट्स अ पार्ट ऑफ द वॉलेटिलिटी, पार्ट ऑफ द ग्लोबल नेशन, जिस हिसाब से यहाँ से मार्केट इन्फ्लो होते रहेंगे, उसी समय से आपको इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलेगा। तो फर्दर ड्यूज़ है काफ़ी सारे, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट अभी फिलहाल रिसेंट आने वाला जो है फेड चेयरमैन का रिप्लेसमेंट होगा। नए जी। आएँगे, वो किस तरह से अपने खुद के दाँव खेलते हैं, वहाँ पे देखना ज़रूरी रहेगा। उसी समय पे ये ईयर एंडिंग में आने वाला इलेक्शन जो है यूएस का, वहाँ पे ट्रम्प के लिए किस हिसाब से सपोर्टिव रहेगा या इन सपोर्टिव रहेगा, तो क्या इम्पैक्ट लेगा मार्केट। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इम्पैक्ट करती रहती है ये सारी रेशोज़। ओके, यहाँ पर जो है वो केविन वॉश का आना जो है एक बहुत बड़ा इवेंट है, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेज़ को देखने के लिए।